परेश बाबू के घर से निकलकर विनय और गोरा सड़क पर आ गए। तो विनय ने कहा, गोरा जरा धीरे धीरे चलो भाई, तुम्हारी टांगे बहुत लंबी है, इन पर कुछ अंकुश नहीं रखोगे तो तुम्हारे साथ चलने में मेरा दम फूल जाएगा। गोरा बोला, मैं अकेला ही चलना चाहता हूँ, मुझे आज बहुत सोचना है। यह कहता हुआ वह अपनी स्वाभाविक तेज चाल से आगे बढ़ गया। विनय के मन को चोट लगी। उसने गोरा के विरुद्ध विद्रोह करके उसका आदेश भंग किया हो, इस पर गोरा डांट देता तो उसे खुशी ही होती। उनकी पुरानी दोस्ती के आकाश पर जो घटा घिर आई है, एक बौछार हो जाने से उसकी उमस मिट जाती और वह चैन की सांस ले सकता। इसके सिवा एक और बात से भी उसे तकलीफ हो रही थी। गोरा ने परेश बाबू के घर सहसा पहल आकर विनय को वहां पुराने परिचित की तरह बैठा देखकर जरूर यह समझा होगा कि विनय यहाँ बराबर आता जाता रहता है। यह बात नहीं है कि आने जाने में कोई बुराई है। गोरा चाहे जो कहे, परेश बाबू के सुशिक्षित परिवार के साथ अंतरंग परिचय होने के सुयोग की विनय एक विशेष लाभ ही समझता है। इनसे मिलने जुलने में गोरा को कोई बुराई दिखाई दे तो वह उसकी निरी पोंगापंथी है। लेकिन पहले की बातचीत से तो गोरा यही समझता रहा होगा कि परेश बाबू के घर विनय आता जाता नहीं है। हो सकता है कि आज अचानक उसके मन में यह बात आई हो कि वह जो समझा था झूठ था। वरदा सुंदरी उसे कमरे में बुला ले गई और उनकी लड़कियों से वहां उसकी बातचीत होती रही। गोरा की तीखी दृष्टि से यह बात ओझल ना रही होगी। लड़कियों से ऐसे मिल बैठकर और वरदा सुंदरी की आत्मीयता से विनय ने एक गौरव और आनंद का अनुभव किया था। इसके साथ ही गोरा के और उसके साथ एक परिवार के व्यवहार का भेदभाव भीतर ही भीतर उसे घर भी रहा था। आज तक इन दोनों सहपाठियों के बंधुत्व में कोई बात अड़चन बनकर नहीं आई थी। सिर्फ एक बार गोरा के ब्रह्म समाज के उत्साह को लेकर दोनों की दोस्ती पर कुछ दिन के लिए एक धुंधली छाया सी पड़ गई थी। किंतु जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, विनय के निकट मत नाम की कोई चीज बहुत महत्व नहीं थी। मत को लेकर वह चाहे जितना लड़ झगड़ ले, अंततः उसके लिए मनुष्य ही अधिक बड़ा सत्य है। उन दोनों की दोस्ती में इस बार मनुष्य ही आड़े आते दिखाई दे रहे हैं। इससे वह डर गया। परेश बाबू के परिवार के साथ संबंध जुड़ने को विनय मूल्यवान समझता है। उसे अपने जीवन में ऐसे आनंद का अवसर और कभी नहीं मिला। किंतु गोरा का बंधुत्व भी विनय के जीवन का अभिन्न अंग है। उसके बिना जीवन की वह कल्पना भी नहीं कर सकता। आज तक वह किताबें पढ़ता रहा है और गोरा के साथ बहसबाजी करता रहा है, झगड़ता भी रहा है और गोरा को ही प्यार भी करता रहा है। दुनिया में और किसी चीज की तरफ ध्यान देने का उसे अवकाश ही नहीं मिला। गोरा को भी भक्त संप्रदाय की कमी नहीं थी, किंतु बंधु विनय को छोड़कर दूसरा नहीं था। गोरा की प्रकृति में एक निसंगता का भाव है। इधर वह जनसाधारण से मिलने को नहीं हिचकिचाता, उधर तरह तरह के लोगों से घनिष्ठता करना भी उसके लिए सर्वथा असंभव है। अधिकतर लोग उसके साथ एक दूरी का अनुभव किए बिना नहीं रहते। आज विनय की समझ में यह आ गया कि परेश बाबू के परिवार की ओर उसके हृदय के गहरा अनुराग उत्पन्न हो गया है। हालांकि परिचय अधिक दिन का नहीं है, इससे गोरा के प्रति मानो कोई अपराध हो गया है, यह सोचकर वह लज्जित होने लगा। आज वरदा सुंदरी ने विनय को अपनी लड़कियों की अंग्रेजी कविता और शिल्प का काम दिखाकर और कविता सुनवाकर मातृत्व का जो प्रदर्शन किया, वह गोरा के निकट कितना अवहेलना योग्य है, इसकी मन ही मन विनय स्पष्ट कल्पना कर सकता था। इसमें सचमुच हंसी की बात भी कम नहीं थी। और जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी वरदा सुंदरी की लड़कियों ने सीख ली है, अंग्रेज मेमो से प्रशंसा पाई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर की पत्नी का क्षणिक साथ पाया है, इस सब के गुरूर की ओट में एक तरह की दीनता भी छिपी थी। यह सब समझ बूझकर भी विनय के गोरा के आदर्श के अनुसार इन बातों को घृणा नहीं कर सका। उसे यह सब अच्छा ही लगा था। लावण्य जैसे लड़की देखने में बड़ी सुंदर है, इसमें कोई संदेह नहीं। अपने हाथ की लिखी मूर्ख की कविता विनय को दिखाकर बड़ा अभिमान कर रही थी। इससे विनय के अहंकार की भी तृप्ति हुई थी। स्वयं वरदा सुंदरी आधुनिकता के रंग में पूरी तरह रंग नहीं पाई है, फिर भी अतिरिक्त उत्साह से आधुनिकता दिखाने में व्यस्त है। इस असंगति की ओर विनय का ध्यान ना गया हो सो बात नहीं थी। फिर भी वरदा सुंदरी उसे बहुत भली लगी थी।
उनके अहंकार और असहिष्णुता का भोलापन ही विनय को प्रतिकर जान पड़ा। लड़कियां अपनी हंसी से कमरे का वातावरण मधुर किए रहती है, चाय बनाकर स्वागत करती है, अपने हाथ की कारीगरी से कमरे के दीवारों सजाकर रखती है। इसके साथ ही अंग्रेजी कविता पढ़कर उसमें रस लेती है। यह कितनी भी साधारण बात क्यों ना हो, विनय इसी पर मुग्ध है। विनय को अपने बहुत कम लोगों से मिलने जुलने वाले जीवन में ऐसा रस पहले कभी नहीं मिला था। इन लड़कियों की हंसी मजाक, वेशभूषा, कामकाज के कितने मधुर चित्र मन ही मन वह आंकने लगा। इसकी सीमा नहीं थी। केवल किताबें पढ़ने और सिद्धांतों को लेकर बहस करने के अलावा जिसने यह भी नहीं जाना कि उसने कब यौवन में पदार्पण किया, उसके लिए परेश बाबू के इस साधारण परिवार के भीतर भी मानो एक नया और अचरज भरा जगत प्रकाशित हो उठा। गोरा विनय का साथ छोड़कर नाराज होकर आगे चला गया। उस नाराजगी को विनय अन्याय नहीं मान सका। दोनों दोस्तों की बहुत दिन पुरानी दोस्ती में इतने अरसे के बाद आज सचमुच यह व्याघात उपस्थित हुआ है। बरसात की रात के स्तब्ध अंधकार को भंग करते हुए बादल बीच बीच में गरज उठते थे। विनय अपने मन पर एक बहुत भारी बोझ का अनुभव कर रहा था। उसे लग रहा था उसका जीवन चीरकाल से जिस राह पर बढ़ रहा था, आज उसे छोड़कर दूसरी नई राह पकड़ रहा है। इस अंधकार में गोरा ना जाने किधर चला गया और वह ना जाने किधर जा रहा था। बिछुड़ने के समय प्रेम और प्रबल हो उठता है। गोरा के प्रति विनय का प्रेम कितना बड़ा और प्रबल है, आज उस प्रेम पर आघात लगने से ही विनय इसका अनुभव कर सका। घर पहुंचकर रात के अंधकार और कमरे के सूनेपन के कारण विनय को बहुत ही अटपटा लगने लगा। एक बार वह गोरा के घर जाने के लिए बाहर भी निकल आया, किंतु गोरा के साथ आज भी रात उसका हार्दिक मिलन हो सकेगा ऐसी उम्मीद वह नहीं कर सका और फिर कमरे में लौटकर थका हुआ सा बिस्तर पर लेट गया। दूसरे दिन सुबह उठने पर उसका मन कुछ हल्का था। रात को कल्पना में अपनी वेदना को उसने बहुत अनावश्यक तूल दे दिया था। अब उसे ऐसा नहीं जान पड़ा कि गोरा से दोस्ती और परेश बाबू के परिवार के साथ मेल जोल में कहीं कोई एकांत विरोध है। ऐसी कौन सी बड़ी बात थी, वह सोचकर विनय को कल रात की अपनी बेचैनी पर हंसी आने लगी। विनय कंधे पर चादर डालकर लपकता हुआ गोरा के घर जा पहुंचा। उस समय गोरा निचले कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। अभी विनय सड़क पर ही था कि गोरा ने उसे देख लिया, लेकिन आज विनय के आने पर उसकी नज़र अखबार से नहीं हटी। विनय ने आते ही बिना कुछ कहे गोरा के हाथ से अखबार छीन लिया। गोरा ने कहा, मुझे लगता है आप गलती कर रहे हैं। मैं गौर मोहन हूँ, कुसंस्कार में आकंठ डूबा हुआ हिंदू। विनय बोला, भूल शायद तुम ही कर रहे हो। मैं हूँ श्रीयुत विनय, उन्हीं गौर मोहन जी का कुसंस्कारी बंधु। गोरा, किंतु गौर मोहन ऐसा बेशर्म है कि अपने कुसंस्कारों के लिए कभी किसी के आगे लज्जित नहीं होता। विनय भी ठीक वैसा ही है। इतना ही फर्क है कि वह अपने कुसंस्कारों के कारण चिढ़कर दूसरों पर आक्रमण करने नहीं जाता। दोनों दोस्तों में देखते ही देखते गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। मोहल्ले भर के लोगों को पता लग गया कि गोरा से विनय का साक्षात हो गया है। गोरा ने पूछा, परेश बाबू के घर तुम आते जाते हो, यह बात उस दिन मुझसे छिपाने की क्या जरूरत थी? विनय, ना कोई जरूरत थी, ना मैंने छिपाई, ना ही आता जाता था, इसलिए वैसा कहा। तब से कल पहली बार उनके घर गया था। गोरा, मुझे भय है कि तुम अभिमन्यु की तरह प्रवेश करने का रास्ता ही जानते हो, निकलने का रास्ता नहीं जानते। विनय, हो सकता है, शायद जन्म से ही मेरा वैसा स्वभाव है। जिन पर श्रद्धा करता हूँ और चाहता हूँ उन्हें त्याग नहीं सकता। मेरी स्वभाव का तुम्हें भी पता है। गोरा, तो फिर अब से उनके यहाँ आना जाना जारी रहेगा? विनय, अकेले मेरा ही आना जाना जारी रहेगा ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हारे भी तो हाथ पैर है, तुम कोई अचल मूर्ति तो हो नहीं। गोरा, मैं तो जाता हूँ और लौट आता हूँ, किंतु तुम्हारे विचारों से तो यही जान पड़ता है कि यदि तुम गए तो समझो चले ही जाओगे।
गरम चाय कैसी लगी? विनय, कुछ कड़वी तो लगी थी। गोरा, तो फिर? विनय, ना पीना तो और भी कड़वा लगता। गोरा, यानी समाज को मानना केवल शिष्टाचार को मानना है? विनय, हमेशा नहीं, लेकिन देखो गोरा, समाज के साथ जब हृदय की ठन जाए तब मेरे लिए। अधीर होकर गोरा उठ खड़ा हुआ। विनय को अपनी बात उसने पूरी नहीं करने दी, गरज कर बोला, हृदय, समाज को तुम इतना छोटा, इतना तुच्छ मानते हो, तभी बात बात में तुम्हारे हृदय से उसका टकराव होता है। समाज पर आघात करने से उसकी चोट कितनी दूर तक पहुंचती है, अगर तुम यह समझ सकते तो अपने इस हृदय की चर्चा करते तुम्हें लज्जा आती। परेश बाबू की लड़कियों के मन को थोड़ी सी ठेस पहुंचाते भी तुम्हें बहुत तकलीफ होती है, किंतु इस जरा सी बात को लेकर क्या तुम सारे देश को पीड़ा पहुंचाने को तैयार हो? विनय बोला, तो फिर सच्ची बात कहो भाई, अगर कहीं एक प्याला चाय पीने से देश को पीड़ा पहुंचती है तो इस पीड़ा से देश का भला ही होगा। उसे बचाने की कोशिश करना देश को अत्यंत दुर्बल बना देना होगा, बाबू बना देना होगा। गोरा, महाशय जी, यह सब दलीलें रहने दो। यह मत समझिए कि मैं एकदम भोला हूँ। यह सब अभी की बातें नहीं हैं। बीमार बच्चा जब दवा नहीं खाना चाहता तब माँ बीमार ना होने पर भी स्वयं दवा खाकर उसे यह दिखाना चाहती है कि तुम्हारी और मेरी हालत एक जैसी है। यह दलील की बात नहीं है, प्यार की बात है। यह प्यार ना हो तो दलीलें चाहे जितनी हो, बेटे से माँ का संबंध नहीं रहता और इस स्थिति में सब काम बिगड़ जाता है। मैं भी उस एक प्याला चाय को लेकर बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देश से कट जाना मैं सह नहीं सकता। चाय ना पीना उससे कहीं कम कठिन है, और परेश बाबू की लड़कियों के मन को ठेस पहुंचाने की बात तो उससे भी छोटी है। सारे देश के साथ एकात्मक भाव से मिल जाना ही हमारी आज की अवस्था में सबसे बड़ा और मुख्य काम है। जब वह मिलन हो जाएगा तब चाय पीने या ना पीने की दलीलों का निवारण तो बात की बात में हो जाएगा। विनय, तब तो मालूम पड़ता है मुझे चाय का दूसरा प्याला मिलने में अभी बहुत देर है। गोरा, नहीं, अधिक देर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विनय, मेरे ही साथ क्यों, हिंदू समाज की और बहुत सी चीज़ों के साथ साथ मुझे भी छोड़ देने का समय आ गया है, नहीं तो परेश बाबू की लड़कियों के मन को ठेस लगेगी। इसी समय अविनाश आ पहुंचा। अविनाश गोरा का शिष्य है। गोरा के मुंह से वह जो कुछ सुनता उसे अपनी बुद्धि के कारण छोटा और अपनी भाषा के द्वारा विकृत करके चारों ओर दोहराता फिरता है। गोरा की बात जिन लोगों को समझ में नहीं आती, अविनाश की बात वो बड़ी आसानी से समझ लेते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। अविनाश को विनय के प्रति बड़ी ईर्ष्या है, इसलिए मौका मिलते ही वह विनय के साथ बच्चों की तरह बहस करने लग जाता है। विनय उसकी मूर्खता पर बहुत अधीर हो उठता है। तब गोरा अविनाश का पक्ष लेकर स्वयं विनय से उलझ पड़ता है। अविनाश समझता है कि उसकी ही दलीलें गोरा के मुंह से निकल रही है। अविनाश के आ जाने से गोरा से मेल करने की विनय की कोशिश में रुकावट पड़ गई। वह उठकर ऊपर चला गया। आनंदमयी भंडारे के सामने बरामदे में बैठी तरकारी काट रही थी। आनंदमयी ने कहा, बड़ी देर से तुम लोगों की आवाज़ सुन रही थी। बड़े सवेरे निकल पड़े, नाश्ता तो कर लिया होता। और कोई दिन होता तो विनय कह देता नहीं नहीं अभी नहीं, और आनंदमयी के सामने जा बैठने से उसके नाश्ते की व्यवस्था हो जाती। किंतु आज उसने कहा, नहीं माँ, कुछ खाऊंगा नहीं, खाकर ही निकला था। गोरा के सामने अपना अपराध बढ़ाने का उसका मन नहीं था। परेश बाबू के साथ उसके मेल जोल के लिए ही अभी तक गोरा ने उसे क्षमा नहीं किया और उसे मानो बहुत दूर करके रख दिया है। यह अनुभव करके मन ही मन उसे दुख हो रहा था। जेब से चाकू निकालकर वह भी आलू छीलने लग गया। 15 मिनट बाद नीचे जाकर उसने देखा गोरा अविनाश को साथ लेकर कहीं चला गया है। बहुत देर तक विनय चुपचाप गोरा के कमरे में बैठा रहा, फिर अखबार लेकर अनमना सा विज्ञापन देखता रहा और अंततः एक लंबी सांस लेकर वह भी बाहर चला गया। विनय का मन दोपहर को फिर गोरा से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। गोरा के सामने झुक जाने में कभी उसे संकोच नहीं हुआ, लेकिन अपना अभिमान ना भी हो
दोस्ती तो एक अभिमान होता है, उसे भुला देना आसान नहीं है। परेश बाबू के यहाँ जाने से गोरा के प्रति इतने दिनों की उसकी निष्ठा में कुछ कमी हुई है, यह सोचकर वह अवश्य स्वयं को अपराधी सा अनुभव कर रहा था। किंतु उसके लिए गोरा उसका मजाक भर करेगा या डांट फटकार लेगा, यही तक उसने सोचा था। गोरा उसे ऐसे बिल्कुल दूर रखने का प्रयास करेगा, उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। थोड़ी से देर घर से थोड़ी दूर जाकर विनय फिर लौट आया। कहीं दोस्ती का फिर अपमान ना हो, इस भय से वह गोरा के घर नहीं जा सका। दोपहर को भोजन करके गोरा को चिट्ठी लिखने के विचार से वह कागज कलम लेकर बैठा। उसने सोचा कि कलम भौंडी है और चाकू लेकर धीरे धीरे बड़े यत्न से उसे गढ़ने लगा। इसी समय नीचे से पुकार सुनाई दी, विनय। विनय कलम रखकर तेजी से नीचे दौड़ा और बोला, आइए महिम दादा, ऊपर आइए। ऊपर के कमरे में आकर महिम विनय की खाट पर बैठ गए और कमरे की सब चीज़ों का एक बार अच्छी तरह से निरीक्षण करके बोले, देखो विनय, मैं तुम्हारा घर जानता ना हूँ सो बात नहीं है, लेकिन बीच बीच में खबर लेता रहता हूँ और उधर ध्यान भी रहता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ तुम लोग आजकल के अच्छे लड़के हो, तुम्हारे यहाँ तंबाकू मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए जब तक जरूरी ना हो। विनय को उठते देख महिम ने कहा, तुम सोच रहे हो अभी बाजार से नया हुक्का खरीद कर मुझे तंबाकू पिलाओगे? ऐसी कोशिश ना करना। तंबाकू ना पिलाने को तो क्षमा कर सकूंगा, लेकिन नए हुक्के पर अनाड़ी हाथ की तैयारी की हुई चिलम बर्दाश्त नहीं होगी। इतना कहकर महिम ने खाट पर से रखा पंखा उठाकर हवा करना शुरू किया और बोले, आज रविवार के दिन की नींद मिट्टी करके जो तुम्हारे पास आया हूँ उसका कारण है। मुझ पर एक उपकार तुम्हें करना ही होगा। विनय ने पूछा, कैसा उपकार? महिम बोले, पहले वायदा करो तब बताऊंगा। विनय, मेरे वश की बात हो तभी तो। महिम, केवल तुम्हारे वश की ही बात है, कुछ और नहीं। तुम्हारे एक बार हाँ कहने से ही हो जाएगा। विनय, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो जानते हैं मैं घर का ही आदमी हूँ, कर सकने पर आपका काम नहीं करूँगा, यह कैसे हो सकता है? महिम ने जेब से पान का दौना निकालकर 2 पान विनय की ओर बढ़ाकर बाकी अपने मुंह में रखकर चबाने लगे। चबाते चबाते बोले, अपनी शशि मुखी को तो तुम जानते हो, देखने सुनने में ऐसी बुरी भी नहीं है, यानी अपने बाप पर नहीं गई। उम्र यही 10 के आसपास रही होगी। अब उसे किसी अच्छे पात्र को सौंपने का समय आ गया है। किसी अभागे के हाथ पड़ेगी, यह सोच सोचकर मुझे तो रात भर नींद नहीं आती। विनय बोला, घबराते क्यों हैं, अभी तो समय है। महिम, तुम्हारी अपनी कोई लड़की होती तो समझते कि क्यों घबराता हूँ। उम्र तो दिन बीतने से अपने आप बढ़ जाती है, लेकिन पात्र तो अपने आप नहीं मिलता, इसलिए ज्यों ज्यों दिन बीत रहे मन उतना ही और बेचैन हो उठता है। अब तुम कुछ आसरा दो तो खैर 2-4 दिन इंतज़ार भी किया जा सकता है। विनय, मेरी तो अधिक लोगों से जान पहचान नहीं है, बल्कि एक तरह से कह सकता हूँ कि कलकत्ता भर में आप लोगों का घर छोड़कर और किसी का घर नहीं जानता, फिर भी खोज करके देखूंगा। महिम, शशिमुखी का स्वभाव तो जानते ही हो। विनय, जानता क्यों नहीं, जब वह छोटी सी ही थी तभी से देखता आ रहा हूँ, बड़ी अच्छी लड़की है। महिम, तब फिर ज़्यादा दूर खोजने की क्या ज़रूरत है भैया, लड़की को तुम्हारे ही हाथ सौंपूंगा। घबराकर विनय ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? महिम, क्यों, बुरा क्या कह रहा हूँ? तुम लोगों से तुम्हारा कुल जरूर कहीं ऊंच है, लेकिन इतना पढ़ लिख कर भी तुम लोग अगर ये बात माने तो कैसे चलेगा? विनय, नहीं नहीं, कुल की बात नहीं है, लेकिन उम्र तो। महिम, क्या बात है, शशि की उम्र क्या कम है? हिंदू घर की लड़कियां तो मेम साहब नहीं होती, समाज को यूं उड़ा देने से तो नहीं चलेगा। महिम सहज ही छोड़ने वाली आसामी नहीं थे, उन्होंने विनय को मजबूर कर दिया। अंत में विनय ने कहा, मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए। महिम, तो मैं कौन सा आज ही दिन पक्का किए दे रहा हूँ। विनय, फिर भी घर के लोगों से तो। महिम, हाँ सो तो है, उनकी राय तो लेनी ही होगी। तुम्हारे काका महाशय जब मौजूद है तो उनकी राय के बिना कैसे कुछ हो सकता है।
यह कहते हुए जेब से उन्होंने पान का दूसरा दोना निकाला और सारे पान मुंह में रख लिए। फिर यह समझकर कि बातचीत पक्की हो गई है, वे चले गए।